कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा अभी अभी एक विज्ञप्ति जारी हुई है जिसके अंदर बम्पर भर्ती निकाली गई है आरक्षक के पदों की। तो हम यहां पर देखते हैं कि इस भर्ती में आपको क्या क्या चाहिए और किस प्रकार से इसकी रूपरेखा रहेगी और आप इस भर्ती में कैसे सिलेक्ट होंगे, उसकी रणनीति क्या रहेगी। मैं सारी बातें आपको 1 to 1 यहां पर बिल्कुल क्लियर करवाता हूं। तो यह कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा एक विज्ञापन जारी हुआ है जिसके अंदर पुलिस विभाग में भर्तियां निकली है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, और यह भर्तियां आरक्षक पद के लिए। तो इस भर्ती की ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 26/6/2023 से लेकर यह आपको 10/7/2023 तक आवेदन यहां पर लिए जाएंगे और यह भर्ती रहेगी आरक्षक पदों के लिए। ऑनलाइन आवेदन करने में संशोधन करने की तिथि जो है 26/6/2023 से लेकर 15/7/2023 तक रहेगी। इसके बाद परीक्षा का दिन और दिनांक, परीक्षा का आपका दिनांक रहेगा 12/8/2023। इसका अर्थ है कि 12 अगस्त से आपके एग्जाम यहां से स्टार्ट हो जाएगी। एग्जाम लंबी चलेगी क्योंकि विद्यार्थी बहुत ज़्यादा रहते हैं, परीक्षा में बैठने वाले कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं, इसलिए एग्जाम का समय भी यहाँ पर थोड़ा सा लंबा, लेकिन स्टार्ट यहाँ से होगी। किसका नंबर यहाँ पर आ जाए ये हम कह नहीं सकते, ये रेंडमली होता है। तो यहाँ से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। कुल मिलाकर हमें अगर जो देखा जाए कि एग्ज़ाम की फॉर्म भरने की डेट वो है 26/6/2023। आपकी यहाँ से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। इन दोनों के बीच में यहाँ पर 4 और 12 और 4 16 कुल मिलाकर अगर देखें तो आप 45 दिन अगर फर्स्ट डे में आप फॉर्म भरते हैं तो 45 डेज आपको बीच में तैयारी करने के लिए मिले हैं। तो यहाँ पर यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें 45 डेज के अंदर तैयारी कैसे करना है। फॉर्म तो आप फिलअप कर ही देंगे, फिर भी हम यहाँ पर सरसरी निगाह से आपके फॉर्म में क्या क्या आवश्यकता है वो सब समझ लेते हैं। चलिए, आपको जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स में UIDAID के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही आधार मान्य होगा। मतलब आपका आधार कंप्लीट होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। आधार के अंदर आपके नेम के अंदर, डेट ऑफ बर्थ के अंदर किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सारा कुछ आधार का डाटा आपके अन्य मार्कशीट वगैरह से कंप्लीट मैच होना चाहिए, यह आप ध्यान रखिए। यहाँ पर कई बच्चे परेशान होते हैं, कई विद्यार्थियों को बाद में यहाँ पर चयन होने के बाद परेशानी आती है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिए। और आपको एग्जाम हॉल में जाते समय भी इसकी आवश्यकता लगेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जो महत्वपूर्ण विषय है उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। पद कितने निकले हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कितने पदों पर बम्पर भर्ती है। मध्य प्रदेश की बहुत ही बड़ी भर्ती है ये। आपके आरक्षक सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, GD जिसे कहते हैं GD गैर तकनीकी, और आरक्षक सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, विशेष सशस्त्र बल, और आरक्षक सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर। तो यहाँ पर योग आरक्षक सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, GD के कुल पद यहाँ पर है 7090। कुल पदों का नंबर है 7090, 7090 इस प्रकार से दिए गए हैं, जिसके अंदर आपको आरक्षक सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, विशेष सशस्त्र बल के लिए पदों के नंबर है 2646 केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए। इसके बाद आरक्षक सामान्य ड्यूटी मतलब जनरल ड्यूटी, विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर इनके पदों के नंबर है 4444। ठीक है। उसके बाद आरक्षक सामान्य ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर के पद हैं यहाँ पर 321। ये आपके जो निकाले गए पद हैं उनका विवरण है। उसके बाद एक और विशेष जानकारी आपको यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ कि तकनीकी पदों के साथ में हमें 2 प्रकार के यहाँ पर पद है, एक तकनीकी के और एक गैर तकनीकी के। तो तकनीकी पदों के साथ में आरक्षक GD के पदों के लिए भी आवेदन देने की पात्रता होगी। यदि आप तकनीकी योग्यता रखते हैं तो आप GD का आवेदन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ GD का ही आवेदन करेंगे, दोनों आवेदन आप कर सकते हैं। उदाहरण दिया गया, संबंधित शैक्षणिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी आरक्षक GD पदों के साथ आरक्षक रेडियो ऑपरेटर संवर्ग पद के लिए भी आवेदन दे सकते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके। इसके बाद
यहाँ पर अभ्यर्थी के पास 10/7/2023 तक निम्नलिखित संबंधित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अनिवार्यता होने चाहिए। 10 जुलाई तक का समय दिया गया है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। आयु या उसमें छूट आपने लेने के लिए फॉर्म में फिलअप किया है तो वहां पर उसका डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा। एजुकेशन का, होमगार्ड, भूतपूर्व सैनिक यदि आप हैं तो उस कोटे से जा रहे हैं तो उसका कोई डॉक्यूमेंट्स, इस प्रकार से यहाँ पर ये लिस्ट दी गई है। इस पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पद का वेतनमान, पद का जो वेतनमान है, आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं वह पद है आपका आरक्षक, और यहाँ पर आरक्षक पद का वेतनमान दिया गया है 19,500 से लेकर 62,000 तक। ये आपका स्केल होता है और इस स्केल के ऊपर यह आपका बेसिक होगा और बेसिक के ऊपर आपके जो भी ग्रेड दे और उसके बाद जो भी डीए मिलता है वह। लेकिन यहाँ पर अभी नई भर्तियों में कुछ प्रावधान में परिवर्तन हुए हैं। पहले साल 70, फिर 80, 90 इस प्रकार से वेतनमान मिलता है, उसके बाद जाकर सब कुछ इक्वल होता है। तो वहाँ पर 100% होने में 3 साल लगते हैं, तो वह नियम भी यहाँ पर फॉलो होता है। चलिए, इसके बाद पदों पर भर्ती, यह भी एक सिंपल है। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र जमा करते समय दी गई अपनी पद प्राथमिकता के अतिरिक्त वांछित मूल इकाई पदस्थापना हेतु प्राथमिकता भी दे सकेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा दी गई प्राथमिकता पदों की उपलब्ध अथवा प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए पुलिस राजपत्र 150/22/22 अधीन चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना की जाएगी। ये जिले दिए गए हैं जिन जिन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आपको वहाँ फॉर्म भरते समय इन्हें फिलअप करना होगा, इनको एक क्रम में, सीक्वेंस में आपको जमाना होगा। इसके बाद आपको शैक्षणिक योग्यता में क्या क्या चाहिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। और आज जो हम यहाँ पर यह आपको जानकारी दे रहे हैं, इसके बाद मैं सबसे लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि सिलेबस क्या है। यह तो हुआ आपका फॉर्म भरने तक का मसला, क्या आपको पता चल गया है कि यहाँ पर विज्ञप्ति निकली है और हम इसके एबल हैं। अब आपको एबल है, आपने आवेदन भी कर दिया, अब आपको सबसे पहला काम होता है सिलेबस की जानकारी कि क्या क्या पूछा जाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। और वो प्लेटफॉर्म कहाँ होगा और कहाँ वो सारी जानकारियाँ आपको मिल पाएगी, मैं बिल्कुल आपको 1 to 1 सारी चीज़ें समझा दूंगा। तो आप बिना स्किप के वीडियो को देखते रहिए, आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगी जानकारी। एससी और ओबीसी और यहाँ पर एसटी के लिए अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक अर्हता है। तो यहाँ पर 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा की परीक्षा, यदि आपने 10+2 मतलब जो अभी चल रही है वर्तमान में उसे हम 10+2 कहते हैं, के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, कम से कम आपको हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी से मतलब है कि 12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यह है आरक्षक जीडी के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए। और यहाँ पर इसी पद के लिए एसटी के लिए समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 8वीं अथवा 8th क्लास की यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन रखी गई है। दूसरा है आरक्षक रेडियो ऑपरेटर। आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के लिए 10+2 क्या कि प्रणाली के अंदर 12वीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर किसी एक प्रकार का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का डिप्लोमा या उसके समकक्ष कुछ होना चाहिए। ठीक है, इसी के लिए आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के लिए एसटी में, अनुसूचित जाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग में समान, ठीक है, ये इसके लिए समान है। तो इस प्रकार से यह था आपका शैक्षणिक अर्हताओं का विवरण। उसके बाद निर्धारित आयु सीमा सामान्य का दिनांक 10/7/2023 को विहित आयु पूरी करनी चाहिए और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपको जो दी गई है यह पत्र आपके पास पहुंच चुका होगा। अगर नहीं पहुंचा है तो मैं आपको बता दूंगा कि बारीकी से आपको डिटेल जानकारी और लेना है तो कहां से इसे डाउनलोड करिए और कैसे यह डाउनलोड होगा। तो आपको इस डेट पर जो भी इसमें एज दी गई है उस एज को पूरा कर लेना है, उससे ऊपर एज नहीं होना चाहिए। चलिए, इसके बाद आवेदक पुरुष श्रेणी यहाँ दिए, अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर दी है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। पुरुष मध्य प्रदेश के अनारक्षित 33+3, कोविड के कारण आपको 3 वर्ष का यहाँ पर एक्सेस मिलता है, ज़्यादा मिलती है। पहले मान लीजिए वो 33 था तो आप कोविड के कारण
36 पर पहुंच जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, 36 आपके लिए वैलिड रहेगी। लेकिन यह डेट आपकी 10/7/2023 को कंप्लीट होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद पुरुष, इस प्रकार से यहाँ पर श्रेणियां दी गई है किस किस को कौन कौन सी आयु चाहिए, महिला को कितनी एज होना चाहिए, पुरुष को कितनी होना चाहिए, किस श्रेणी के लिए कितना होना चाहिए, और अगर कोई पुरस्कार विजेता है तो उसे कितनी एज चाहिए। तो इस प्रकार से ये एज का विवरण यहाँ पर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक C 38/2016/31 भोपाल दिनांक 12 मई 2017 के अनुसार प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी। बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इस आदेश के तहत बाहर के जो व्यक्ति हैं प्रदेश से, उनको किसी प्रकार की आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मेन पॉइंट है वे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि क्या क्या हमें ध्यान रखना है और किस किस क्या हमें आवश्यकता लगती है। फिर परीक्षा योजना, प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यूज में आपकी एग्जाम होने वाली है। यहाँ से हम फॉर्म भरने के बाद निपटे। चलिए आपने फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के बाद आप यहाँ पर आते हैं कि हमें करना क्या है और एग्जाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है और क्या क्या उसमें पूछा जाएगा और किस किस प्रकार से पूछा जाएगा, वो सारी जानकारी यहाँ पर आती है। तो परीक्षा योजना, प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जिसकी लैंग्वेज हिंदी रहेगी। प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा केवल तकनीकी पदों के लिए, अधिकतम 100 अंक बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूज यहाँ पर भी पूछे जाएंगे। इसके बाद द्वितीय चरण परीक्षा योजना शारीरिक दक्षता परीक्षण, उसके बाद आपका यहाँ पर फिजिकल होना है। पहले फिजिकल पहले होता था, उसके बाद एग्जाम होती थी। आजकल पैटर्न बदल गया है, पहले एग्जाम होती है उसके बाद फिजिकल होता है। और फिजिकल में क्या क्या चाहिए वह भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यूज, अवधि यहाँ पर रहेगी 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना है। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन का अर्थ है कि 2 घंटे मतलब आपके 60 मिनट, आप 20 मिनट और उसमें से माइनस कर दीजिए। परीक्षा हॉल में आप दूसरी एक्टिविटी करते हैं, OMR सीट वगैरह भरते हैं तो उसका काट दीजिए। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही हाथ में एक्चुअल में आता है। तो 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और कैसे करना है इसके लिए बहुत ही गंभीरता से रणनीति आपको तैयार करना होगी। उसके बाद अंक योजना, अधिकतम 100 अंक रहेंगे। सही उत्तर के लिए +1 अंक दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो आपको 1 अंक मिल जाएगा। जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए गए हैं या उत्तर गलत है उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यदि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। नेगेटिव मार्किंग होने पर हम अगर 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 4 क्वेश्चन के मार्क जो है सही किए हुए क्वेश्चन में से कट जाते हैं। तो यहाँ पर यह प्लस है, तो आप तीर तुक्के भी यहाँ पर एंड में लगा सकते हैं। प्रश्नों के प्रकार, यहाँ पर प्रश्न जो है हमसे पूछे जाएंगे वो एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंदर सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान के 40 अंक रहेंगे। बौद्धिक क्षमता, यहाँ पर रीजनिंग, मानसिक अभिरुचि, इसके जो है 30 अंक है। विज्ञान और सरल अंक गणित के यहाँ पर 30 अंक है। ये जो आपको दिख रहा है 40-30-30 ये होते हैं आपके 100। इसके करीब यहाँ पर रीजनिंग, मैथमेटिक्स और ये सब लगभग आकर 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही बन जाते हैं। तो आपको पता ही नहीं चलता है कि मैथमेटिक्स का है या रीजनिंग का है। तो सारे क्वेश्चन के अंदर आपको ये मान के चलिए कि मैथमेटिक्स का कम से कम 30 नंबरों का पार्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों मैथमेटिक्स का ही पार्ट, आप इसे समझ लीजिए। रीजनिंग भी मैथमेटिक्स जैसा ही है। तो यहाँ पर 30 और 30 60 अंक, और यहाँ पर तार्किक ज्ञान भी हो गया। इसके अंदर अगर मिला लिया जाए तो आप 60 से ऊपर 70 तक भी पहुँच सकते हैं। और उसके बाद आपका जीके, हम उसका डिटेल में लास्ट में चर्चा करेंगे। आपको बताऊंगा मैं कि किस प्रकार से कहाँ से किस किस से क्वेश्चन पूछा जाए, कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस पे बात कर ली हमने, अधिकतम 100 अंक रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं, आरक्षक पदों के लिए ये सब ठीक है, ये डिटेल्स दी गई है। और आगे बढ़ते हैं,
हाँ, जो वेतन का हमने कहा था अभी कि वेतन न्यूनतम प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष में 90% स्टाइपेंड दे होगा। दिए गए समस्त संवर्गों के वेतन के अलावा समय समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते अथवा परिलब्धियां दे होगी। इसके आगे बढ़ते हैं। जिला कार्यपालिका बल संवर्ग के लिए चयनित अभ्यर्थियों को गृह जिले में पदस्थापना नहीं दी जाएगी। विशेष पॉइंट है यह भी। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और क्या विशेष है? शारीरिक दक्षता परीक्षण पीपीटी अधिकतम 100 अंकों का। यहाँ पर जो सेकंड आपका पेपर है, सेकंड पेपर में कह सकते हैं कि पहला पेपर आपका एमसीक्यूज का हो गया और सेकंड पेपर आपका फिजिकल का हो गया। फिजिकल के अंदर भी आपको 100 नंबर का ही पेपर वह मान्य होगा। ठीक है, अधिकतम आपके 100 अंक उस पेपर के रहेंगे। 100 अंकों में से आपको वहां पर लेके आना, किस प्रकार से आपको अंक आएंगे यह आज आप पता कर ही सकते हैं कि हमें यह अंक इस प्रकार से आएंगे, और अगर आप अंक बढ़ाना चाहते हैं तो उस पर कैसे मेहनत करेंगे, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पुरुषों के लिए गोला फेंक के गोलों का वजन रहेगा 7.26 किलोग्राम का आपका गोला रहेगा, और महिलाओं के लिए गोला फेंक गोले का वजन 4 किलोग्राम का रहेगा। 800 मीटर दौड़ हेतु एक अवसर, ठीक है, 800 मीटर की दौड़ में आपको एक अवसर, लंबी कूद एवं गोला फेंक हेतु 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह आपकी फिजिकल का विवरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहां पर हमें अंक किस प्रकार से प्राप्त होंगे, इस टेबल के अंदर आपको दिया गया है कि आप अंक किस प्रकार से अर्जित करेंगे। जो 100 अंकों का आपका फिजिकल का पेपर है उसमें आपको नंबर किस प्रकार से मिलेंगे। यहां पर दिए गए हैं अंक पुरुष के लिए, पुरुष के लिए 198.3 से अधिक पर 0, एक अंक जो है आपको 196.4 से अधिक और 198.3 से कम तक में अगर आपने यह दौड़ पूरी की 800 मीटर की, तो यह सेकंड में समय दिया है, इतने सेकंड के अंदर यदि आप उसे पूरा कर लेते हैं तो आपको नंबर 1 मिलेंगे। और इसके साथ में ही लंबी कूद का भी पैमाना दिया गया है और इसके साथ गोला फेंक का भी दिया गया है, और यह आपको मीटर में दिया गया है। दौड़ आपके सेकंड में दी गई और सेकंड में इसका समय दिया गया है, सामने इसके अंक दिए गए हैं। इसी प्रकार से लंबी कूद के लिए और गोला फेंक के लिए यहाँ पर दिया गया है। और फाइनली अगर हम देखें तो अधिकतम अंक 40 अंक यहाँ पर लिखा है, लास्ट में अधिकतम अंक 40 अंक। 40 अंक का मतलब है 124.2 सेकंड से कम में यदि आपने 800 मीटर की दौड़ को पूरा कर लिया तो आपको फुल नंबर 40 मिल जाएंगे। और इसके बाद काफ़ी सारी व्यवस्थाएं की गई कि आप यदि उससे कम में रहते हैं तो कितने नंबर, उससे कम में रहते हैं तो कितने नंबर। यह बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए खबर है कि सीधे सीधे इसके अंदर बाहर नहीं किया जाएगा, आपको कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पर हासिल होगा। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा दिया गया था लंबी कूद में हम देख सकते हैं कि 5.57 मीटर से यदि आप अधिक जंप कर जाते हैं लंबी कूद का 5.57 मीटर से और अब अगर कूद जाते हैं तो आपको अधिकतम 30 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से गोला फेंक में यदि आप 8.76 मीटर से अधिक पर यदि गोला फेंक देते हैं तो आपको यहाँ पर 30 अंक इसके मिल जाएंगे। यदि ये तीनों आप योग्यता रखते हैं, आप 124.2 सेकंड से कम में यदि 800 मीटर की दौड़ पूरी कर लेते हैं तो आपको 40 अंक इसके मिल जाएंगे। और यहाँ पर 5.57 मीटर से अधिक यदि आप लंबी कूद कर देते हैं तो आपको यहाँ पर 30 अंक मिल जाएंगे। और गोला फेंक के अंदर यदि आपने गोले को 8.76 मीटर से अधिक फेंक दिया एक ही बार में, यहाँ पर अवसर दिए गए हैं कि आपको 3 अवसर इसके मिलेंगे और भाग का सिर्फ आपको दौड़ का एक ही अवसर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यह था आपका। अब यहाँ महिलाओं के लिए अलग चार्ट दिया गया है कि महिलाओं को मैक्सिमम क्या चाहिए। मैक्सिमम महिलाओं को ये चाहिए 176 से कम, यहाँ पर दिया गया है। यह 800 मीटर की दौड़ 176 सेकंड के अंदर उन्हें कंप्लीट करना है। यदि इससे कम में कर देते हैं वो तो आपको 40 अंक यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। और इसी प्रकार से लंबी कूद के अंदर 4.36 मीटर से मैक्सिमम आप यदि कूद जाते हैं तो आपको यहाँ पर 30 अंक, और 7.20 मीटर से अधिक यदि आप गोला फेंक देते हैं तो आपको यहाँ पर 30 अंक मिल जाएंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर इसके 100 अंक मिल जाते हैं, 30, 30, 60 और 40। 100 कुल मिलाकर 3 वेरिएशन में आपका फिजिकल होने वाला है। एक आपकी रहेगी 800 मीटर की दौड़, एक होगा आपका गोला फेंक और एक होगी आपकी लंबी कूद। तो चलिए, यह तो हुआ आपका फिजिकल का पेपर। अब बात कर लेते हैं, ये फिर से
पुरुष के लिए दिया गया है, सब श्रेणियों के लिए अलग अलग दिया गया है। ठीक है, हमने यहाँ पर प्रारूप समझ लिया कि किस प्रकार से होना है। अब आगे बात करते हैं हम ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में। ऑनलाइन आवेदन आपको भरना है कियोस्क सेंटर से या फिर आप स्वयं भी भर सकते हैं। उसके दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं कि किस प्रकार से आप आवेदन भर सकते हैं और कहाँ कहाँ से ये आवेदन भर सकते हैं। और मैं आपको इसके साइट के बारे में दिखा दूंगा पूरा कि ऑनलाइन आवेदन पर पत्र भरने की व्यवस्था कहाँ कहाँ पर की गई है और किस प्रकार से जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु 2 विकल्प हैं आपके पास। इंटरनेट कैफ़े के द्वारा, कियोस्क के द्वारा भरवा सकते हैं आप, या स्वयं भी अपने कंप्यूटर से भर सकते हैं। तो आवेदक वेबसाइट www.mponline.government.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध सिटीजन के अंदर सर्विस के अंदर एप्लीकेशन और ESB कर्मचारी चयन आयोग लिंक में जाकर आप जो है किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वहां से आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आप बेहतर रहेगा कि कियोस्क से ही आवेदन करें, ताकि क्योंकि ये वर्क वो रोज करते हैं और आप कभी कभी करेंगे तो यहाँ गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार से यह प्रोसीजर पूरी दी गई है किस प्रकार से आवेदन करना है। निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्रों में संशोधन की व्यवस्था। यहाँ पर ऑनलाइन आप आवेदन जमा कर देंगे, यदि कोई गलती हो जाती है तो उसके अंदर भी संशोधन की सीमा दी गई है कि आप कितने दिनों में। मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे वीडियो जहां पर स्टार्ट हुआ वहीं पर दिखाया था कि आप वहां पर संशोधन की डेट क्या है, और हम फिर से उसे एक बार और दिखा देंगे आपको कि संशोधन की तारीख क्या है और कहां से कहां तक। ऑनलाइन आवेदन पत्र का निरस्तीकरण इन कारणों से होगा, वह सब भी दिया गया है। उसके बाद आवेदन पत्र भरने की समयावधि यहाँ पर दिया गया है। समयावधि कि 26/6/2023 से 10/7/2023 तक आप आवेदन भर सकते हैं। यह डेट आप याद रखिए और आप इस डेट का इंतजार ना करते हुए सबसे पहले आप आवेदन जमा कीजिए। भर्ती के जो पद हैं वो बहुत ज़्यादा है, आपको सिर्फ एक ही पद चाहिए, उसके अंदर से आपको पूरे पदों पर नौकरी नहीं करना है, आपको एक पद चाहिए। और कभी कभी ऐसे सुनहरे अवसर मिलते हैं तो इसमें पूरी ताकत लगा दीजिए। और प्रारंभ करने की तिथि जो है 26/6 है जहां से आवेदन होंगे। अंतिम तिथि 15/7/2023 यहाँ संशोधन की डेट है। संशोधन यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे 26/6 से। आप आवेदन करिए और संशोधन भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि संशोधन बाद में होगा, लेकिन इसके अंतिम डेट आप यहाँ 10/7 है और यहाँ पर 15/7 है। 5 दिन और आपको जहाँ आवेदन समाप्त हो जाएंगे भरना, उसके बाद भी आप 5 दिन तक संशोधन कर सकते हैं। और आप चाहें तो कंटिन्यू जहां आवेदन हुआ उसी डेट में भी संशोधन हो सकता है। करने के लिए कुल मिलाकर 20 दिवस का आपका यह कार्यक्रम दिया गया है। ठीक है, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। 26 से 15 तक आप आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा का विवरण, यह आपके परीक्षा का विवरण है। आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 प्रथम और द्वितीय। प्रथम 12/8/2023, 12 अगस्त से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी और यह 2 पालियों में होगी। अवधि 2 घंटे, प्रातः 9:30 से 11:30 और दोपहर 2:30 से 4:30 तक। 100 अंकों का मिनिमम यहाँ पर मैक्सिमम क्या कुल फिक्स पेपर ही होना है। 100 अंकों का MCQs रहेंगे 100 नंबर के। उसके बाद यह आपका परीक्षा शुल्क का विवरण दिया गया है। शहर दिए गए हैं, कौन कौन से शहर में आपके सेंटर रहेंगे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, सागर, सतना, खंडवा, सीधी, बालाघाट और रीवा के अंदर आपके ये 13 स्पॉट रहेंगे जहां पर आपको चयन करना है कि हमें सेंटर कहां लेना है। उस शहर का आप वहां पर फॉर्म भरते समय विवरण दे सकते हैं और आपको वहां 1 से 2, 3 जो भी मांगे वो भरना है। वो आपको चयन करके दे देंगे कि आपको एग्जाम कहां पर देना है। उसके बाद लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, यह सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। आपने आवेदन कर दिया, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा दिया, सब हो गया। अब आपका यहां से स्टार्ट होता है। कई बच्चे जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद वो आवेदन कर चुके होंगे या करने वाले होंगे, तो आवेदन की तैयारी हो चुकी होगी। अब उनका नेक्स्ट टारगेट होता है एग्जाम को क्लियर करना। आवेदन भरने से कुछ नहीं होना जाना है। तो हमें एग्जाम कैसे क्रैक करना है, 100 में से 100 नंबर आपको कैसे लेके आना। कुल मिलाकर फाइट बहुत तगड़ी है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका फिजिकल भी बहुत बढ़िया है, तो फिजिकल जिनका बहुत अच्छा है उनको 100 में से यदि वो
इधर 70 नंबर ले आते हैं तो हो जाते हैं उनके पास 170 करीब करीब। तो 170 नंबर पर्याप्त होते हैं ऐसे एग्जाम के लिए क्वालिफाई होने के लिए। तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान 40 अंक का है। यहाँ पर जीके बहुत महत्वपूर्ण है, और करंट अफेयर्स मतलब कुल मिलाकर आपको 1 से 2 सालों के यहाँ पर करंट अफेयर्स जीके ये कंप्लीट होना चाहिए। जीके के अंदर क्या क्या रहेगा वो भी मैं आपको डिटेल में यहाँ पर दिखा दूंगा। बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि के 30 अंक है। विज्ञान और सरल अंक गणित। सरल अंक गणित से अर्थ है कि आपका 10th और 8th का जो मैथमेटिक्स है वे चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर एमसीक्यूज के अंदर देखने को मिलेंगे, और सारे एग्जाम में लगभग 10th का मैथमेटिक्स और 8th का मैथमेटिक्स ही बेस होता है। चलिए इसके बाद यहाँ पर अब आवेदन का क्रम खत्म होता है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, और आवेदन की मुख्य जानकारियाँ जो थी मैंने आपको यहाँ पर दे दी। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमें परीक्षा की तैयारी करना है, और ये जो आपके अंक दिए गए हैं इनका विवरण कैसा है, इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, और कैसे कैसे आपको पढ़ाई करना है, किस किस पर आपको ज़्यादा जोर देना और किस पर कम देना है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। पार्ट ए जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज मतलब जीके। आपको जीके किन किन जगहों से, किन किन टॉपिक से पूछा जाएगा, तो वे टॉपिक है नंबर 1 हम कह सकते हैं इसके अंदर कि सामान्य घटनाएं, करंट इवेंट्स। आपका करंट अफेयर्स है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जाते हैं, और उसके बाद हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। सामान्य हिस्ट्री के क्वेश्चन हमें आना चाहिए। इसके बाद अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद भूगोल, जियोग्राफी से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि यहाँ पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है अक्षांश रेखाओं की संख्या। उसके ऑप्शन के अंदर 179 और 181 भी होता है, 180 भी होता है। तो आपको इस प्रकार से तैयारी करना है कि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल तो ऊपर रहता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता भी यहाँ पर चेक की जाती है कि आपको नॉलेज जो है वो परफेक्ट नॉलेज है या नहीं है। इसके बाद संस्कृति से, कल्चर से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के बारे में आपको कितनी जानकारियां हैं, भारत में कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितनी विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश के अंदर। एमपी लेवल की एग्जाम है तो एमपी के बारे में पूछा जा सकता है। कौन सा जिला नया बना है, कौन सा सेकंड पोजीशन पर जिला बना है, और लेटेस्ट में कौन सा जिला बना है, कौन सा संभाग सबसे बाद में बना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य और सफाई के ऊपर, क्योंकि अभी अभी हम कोरोना से गुजरे हैं, तो कोरोना के अंदर सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया था स्वास्थ्य और सफाई पे, तो उसी को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन, क्योंकि वो एक अभिन्न हिस्सा हो चुका है इंडिया का और वर्ल्ड का, तो उस पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। तो इस पर भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। भारत और विश्व, इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व के स्तर पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी विश्व के नदी से कम बड़े बड़े टॉपिक के ऊपर, ज़्यादा गहराई टॉपिक में ना हो लेकिन बड़े बड़े टॉपिक के ऊपर, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को काटती है, कौन सी नदी जो विषुवत रेखा को काटती है, इस प्रकार के काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं और वे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। तो हमारा जो है रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। रीजनिंग सबसे महत्वपूर्ण है और मैथमेटिक्स सबसे महत्वपूर्ण और जीके, तो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में पूछे ही जाते हैं। आप इंडिया में कोई सी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, बैठे हैं, तो उसमें ये आपको सब देखने को मिलेगा। एनालिसिस रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रेटिंग, प्रेडिक्शन, आंकड़ा निर्वचन, तार्किक विचार, डाटा पर्याप्तता। उसके बाद अंक गणित एवं श्रृंखला, चित्रात्मक, चित्र के आधार पर आपके तार्किक क्षमताओं को चेक किया जाता है। उसके बाद अंक गणित की श्रृंखला, अर्थमेटिक की यहाँ पर बात की गई है और यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनते ही हैं। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। मैं आपको टॉपिक दिखा देता हूँ कि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आना ही है। अर्थमेटिक नंबर, अर्थमेटिक सीरीज। यदि आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर 10 तक के नंबरों का टोटल कितना होगा, तो यह आपको एक छोटा सा फार्मूला दिखाता है और किस प्रकार से फार्मूले की आवश्यकता भी नहीं है। आप अर्थमेटिक सीरीज में बिना फार्मूला यूज किए किस प्रकार से किसी भी सीरीज को टोटल कर सकते हैं, किसी भी सीरीज का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, पद फाइंड कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो इसके मैंने लेक्चर्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा सारी जानकारी। उसके बाद
डिसीजन लेना, रिश्ता उदाहरणा, अंतरिक्ष दृश्य, कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत आसान है और थोड़ा सा कठिन भी है, तो इसके लिए एक्सरसाइज आपको करनी होगी ABCD के रूप में। यहाँ पर कुछ कोड दिए जाते हैं, उन कोड से अगेन एक और कोड दिया जाता है, उसको उस कोड की कॉपी करके डिकोड करना होता है, फिर समस्या का हल, और इस प्रकार से आपको यह सिलेबस इसका रहता है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है, जहाँ पर आपका स्कोर होता है और स्कोर नहीं होता है, फेल और पास के बीच का गैप की पूर्ति करने वाला आपका मैथमेटिक्स होता है। जो बच्चे सिलेक्ट होंगे डेफिनेट उनका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग रहा होगा या होता है, और जिनके मैथमेटिक्स में वीकनेस है वे जो है यहाँ पर आकर स्कोर कम करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा पार्ट है, बाकी सब कॉमन होता है, बाकी सभी को नॉलेज कॉमन होता है, और यहाँ पर कुछ का स्ट्रॉन्ग जोन होता है और कुछ बच्चे इसके अंदर वीक होते हैं। तो आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जोन तैयार करना है। मैथमेटिक्स के अंदर आप 30 में से 30 नंबर, आपको जो भी मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाए वे सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने और सही करके आने। मान के चलिए कि आपने यह कर दिया, इसका अर्थ आप रीजनिंग में भी पास ही हैं, क्योंकि रीजनिंग भी मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है। उसके बाद इसके अंदर जो पूछा जाएगा, मिश्रण और आरोप, मिक्स एंड चार्ज, डाटा हैंडलिंग क्लास 8th का चैप्टर है। यह आपका जो क्लास 8th का चैप्टर है डाटा हैंडलिंग, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है डाटा हैंडलिंग मैथमेटिक्स का। यह आपका क्लास 8th का है। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, यह भी आप जानते हैं भली भांति, लेकिन इसे फास्ट तरीके से कैसे किया जाता है। लाभ और हानि, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है, जब आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे तब आपको कम से कम फार्मूलों का यूज़ करके कॉन्सेप्ट बेस्ड, आपको एक वर्ड है किसी भी एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट, यदि आपको मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट की पकड़ है तो ये मान के चलिए कि इसमें कहीं कोई फार्मूले की आवश्यकता नहीं लगती है, विदाउट फार्मूले ही आप इन सबको कर जाएंगे। और यदि आपने आदत डाल ली है कि आपको फार्मूलों से ही सॉल्व करना है तो उसके अंदर समय ज़्यादा लग जाता है, और जिसको कॉन्सेप्ट की समझ है वो फटाफट क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर देता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमने डीपी ऑडिटोरिया के ऊपर कर रखी है कि किस प्रकार से तैयारी इसकी की जाएगी और करना है। एवरेज, समय और दूरी के सवाल, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, LCM SCF, अंश और दशमलव, किस प्रकार की फ्रैक्शन होती है, और डेसिमल क्या होते हैं। फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों अलग अलग है और एक साथ भी इसे देख सकते हैं, और किस प्रकार से एक साथ रख के इसे सॉल्व किया जाता है। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने इसको यहाँ पर समझाया है, ठीक है। कई लेक्चर्स इसके बने हुए हैं। उसके बाद परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का उदाहरण कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ऐसे लेक्चर्स हमने बनाकर कंप्लीट करके रखे हुए हैं। संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम, समय और कार्य, टाइम और वर्क एक IMP पार्ट है। ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाना है। एक आपका परसेंटेज से आना ही है, एक आपका डिस्टेंस से आना है, यहाँ मैंने जो निशान लगाए हैं लगभग मान के चलिए कि इनसे आना ही है। LCM SCF दोनों से मिलकर एक आना है, और आना है इनके कॉन्सेप्ट के बेस्ड। इस वर्ष क्लास 8th में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को देखकर मेरा दिमाग भी एक बार चकरा गया कि वास्तविक लेवल क्या बनाकर रख दिया है। इतना बढ़िया क्वेश्चन था। मैं आपको यहाँ पर जब मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन बताऊंगा कि अब मैथमेटिक्स का लेवल सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पर जाकर टिक गया है। यदि आप फार्मूला रटने के आदी है तो बहुत ही समस्याएं खड़ी हो सकती है, और यदि आपको कॉन्सेप्ट की समझ है तो आप मान के चलिए कि 30-30 सेकंड के क्वेश्चन भी ये नहीं रहने वाले हैं। फिर युगों पर समस्या, प्रॉब्लम ऑफ युगोस, उसके बाद पर्याप्त सरलीकरण। तो यहाँ पर किसी भी इक्वेशन की कोई दी गई समस्या, उसका सरलीकरण किस प्रकार से, चाहे वह पावर में हो चाहे पॉइंट में हो, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन बनाकर दे दिया, उसको जो है आपको इसके अंदर बोर्डमास के नियम वगैरह खास याद होना चाहिए। कौन से नियम, बोर्ड मास का रूल आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। बोर्ड मास का रूल अगर आपने प्रॉपर पता कर लिया तो आपके 2 नंबर यहाँ कहीं मिल जाएंगे। यदि आप LCM SCM की प्रॉपर समझ रखते हैं तो आपको 1 से 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। आप फ्रैक्शन की समझ रखते हैं तो आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये रिलेटेड हैं, और रिलेटेड होने के साथ इनके कॉन्सेप्ट भी कनेक्टेड हैं। तो सारे के कॉन्सेप्ट आपको पता हो तो काफ़ी कुछ नंबर, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी लेवल के होंगे, लेकिन वो होंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है। तो यह हमारा सिलेबस था। उसके बाद साइंस में आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर
सामाजिक विज्ञान से, व्यवहारिक विज्ञान से, अनुप्रयुक्त विज्ञान से, पृथ्वी के विज्ञान से, भौतिक विज्ञान से, रसायन विज्ञान से और जीव विज्ञान से, ये सभी साइंस की ब्रांचेस है और इनके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको यह पता होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन को हम पढ़ते हुए आए हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक क्या है, इसका परमाणु भार क्या है, ये सब बातें आपको ध्यान में होना चाहिए। भार तो चलिए हटा दीजिए, यदि आपसे पूछा जाए कि परमाणु क्रमांक क्या है, यह आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जाए कि NaCl को NaCl है, मान लीजिए NaCl, तो इसे हम जो है व्यवहारिक भाषा में क्या कहते हैं, तो इन चीज़ों के नाम हमें पता होना चाहिए कि इन्हें हम क्या कहते हैं। यह हमारा नमक होता है NaCl। तो NaCl का अगर हम फंक्शनल यहाँ पर इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं, और ऐसा क्यों लिख सकते हैं यह जानकारी आपको होना चाहिए। तो इस छोटी छोटी बातों को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो यह रहा आपका सिलेबस कंप्लीट, और मैंने आपको पूरी कंप्लीट यहाँ पर जानकारी दे दी है। आई होप कि बात पूरी समझ में आ गई होगी, और आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर डीपी ऑडिटोरिया के आप तैयारी स्टार्ट कर ही दीजिए। यहाँ पर परसेंटेज के, आपको वर्क एंड टाइम के वीडियोस डले हुए हैं, प्ले लिस्ट पर जाकर आप उनको देखिए। एक से एक आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। थोड़ी सी क्वालिटी इधर उधर हो सकती है, स्टार्टिंग के हैं, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल है, जो बातें मैंने कही है वहाँ पर, वह बिल्कुल फैक्ट फाइल है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको वहाँ पर क्लियर करवाया है। और मैं आगामी 30 दिनों के अंदर आपको री मटेरियल, वापस काफ़ी सारा मटेरियल उपलब्ध यहाँ पर करवा दूंगा। और कमेंट बॉक्स में जाकर आप बताइए कि आपको और क्या चाहिए और क्या मटेरियल मैं आपको दे सकता हूं, आप बताइए मुझे। मैं आपको 15 दिनों के अंदर सब कुछ यहां पर उपलब्ध करवा दूंगा। मैथमेटिक्स, साइंस और आपके रीजनिंग, ये 3 पार्ट तो कम से कम यहां पर कंप्लीट हो ही जाएंगे। और भरोसा रखिए आप कि मैथमेटिक्स के अंदर और रीजनिंग के अंदर आपको 100 में से 100 नंबर मिल जाएंगे। जितने क्वेश्चन आएंगे सारे अटेम्प्ट आप करके आएंगे। तो आप डीपी ऑडिटोरिया को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में जानकारी दीजिए और शेयर कीजिए। यह एक बहुत ही बढ़िया अवसर है, और आप मेरे साथ कनेक्ट होकर अपना जीवन बना सकते हैं। मेरा कार्य तो यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ाने का है, और वो मैं कर ही रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।